नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बेड़वास गांव की प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और नाथ प्रशस्ति के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बेड़वास गांव की प्रशस्ति हैं ये 1668 ईस्वी के समय की हैं और ये हमारे जो उदयपुर के जो शासक थे महाराणा राज सिंह उनके काल की हैं। और बेड़वास जो गांव है ये मेवाड़ क्षेत्र में ही पड़ता है। तो इस प्रकार ये जो हमें जानकारी है वो हमें मेवाड़ के शासकों के बारे में ही जानकारी प्रदान करती है। इसमें जो है कुछ विशेष जानकारी निकल के नहीं आती है, केवल हमें जो महाराणा जगत सिंह और महाराणा राज सिंह के समय जो प्रधान रहे थे या प्रधानमंत्री जो उन समय जो है राजा के बाद दूसरा जो प्रमुख पद होता था उस पद पर कौन थे, इसके बारे में हमें जानकारी ये प्रदान करती हैं। अगली मैं बात करूं तो इसकी जो भाषा है वो मेवाड़ी है और इसकी लिपि की बात करें तो वो नागरी लिपि है। ये मेवाड़ी भाषा इसलिए है क्योंकि एक गांव में लिखी गई थी और गांव में जो है एक हम जानते हैं कि आम बोलचाल की भाषा ही जो है बोली जाती है। तो इस प्रकार जो ये लिखी गई थी प्रशस्ति तो इसी भाषा में लिख दी गई, मतलब मेवाड़ी में। यहाँ पर संस्कृत के जो शब्द हैं वो यूज नहीं किए गए और इसकी जो लिपि अपने आप हो गई नागरी, क्योंकि राजस्थान की चाहे कोई सी भी भाषा हो वो जो है नागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या विशेषकर जानकारी निकल कर आती है, तो वो जानकारी है वो ये है कि इसके प्रारंभ में भागचंद तथा फतेहचंद ये भटनागर कायस्थ थे, इनके पूर्वजों की नामावली दी गई है। मतलब इसमें दिया गया है कि भागचंद जो है किसका पुत्र था और जो फतेहचंद है किसका पुत्र था, और इस प्रकार इसमें जो है उनकी पीढ़ी बताई गई है और इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये भागचंद और फतेहचंद कौन थे, तो ये जो महाराणा जगत सिंह थे, हमारे महाराणा राज सिंह के जो पहले जो शासक थे महाराणा जगत सिंह, उनके ये प्रधानमंत्री थे। कौन? भागचंद। और भागचंद को जो है आप जानते हैं सिरोपाव दिया जाता था, कोई मतलब किसी सामंत की या फिर हम कह सकते हैं कि राजा का जो कोई व्यक्ति होता था जो राजा के बाद जो पद होते थे उस पर काम करता था, तो उनको कुछ हैसियत प्रदान की जाती थी। तो ये जो हम उसको सिरोपाव कहते हैं उसको सम्मानित करते थे। जितना ज़्यादा सिरोपाव होगा उतनी उनकी जो हम कह सकते हैं कि राज्य में ज़्यादा चलती थी, मतलब उनका डंका बजता था। तो इस प्रकार उन्हें जो है उंटाला गांव आदि ऐसे 10 गांव दिए गए थे और एक गजराज हाथी सिरोपाव और 51 घोड़े सिरोपाव देकर सम्मानित किया गया था। तो इसकी जानकारी हमें बेड़वास गांव में की प्रशस्तियाँ उससे मिलती हैं। अगली बात करें तो हमें जो है भागचंद का जो पुत्र है फतेहचंद वो महाराणा राज सिंह के समय प्रधान रहा था। भागचंद किसके समय रहा था? हमारे जो महाराणा जगत सिंह है उनके समय, और जो फतेहचंद है वो महाराणा राज सिंह के समय प्रधान रहा था। अगली बात करूं तो अगली बात यह है कि इसमें कुछ दो जो शब्द बताए गए हैं और इनके जो अर्थ भी बताए गए हैं। जैसे कि एक तो देशदान। देशदान वो होता था कि जब किसी देश नगर या गांव को जो हम कह सकते हैं कि एक नगर से या दूसरे नगर पर जब सामान ले जाया जाता था तो जो चुंगी लगती थी, जो टैक्स लगता था, उसको हम देशदान कहते थे और आज की भाषा में हम कस्टम ड्यूटी वगैरह हम कहते हैं। और जब ये आजकल तो मतलब जीएसटी हो गया, अगर हम एक राज्य के अंदर बात करें तो एसजीएसटी, सीजीएसटी, लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब जाता है तो आपको पता है कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर देशदान के बारे में बताई जाए, क्योंकि उस समय हम बात करें 1600 में तो ये ऐसी व्यवस्था नहीं थी जीएसटी वाली। तो वहाँ पर जो हर एक देश या हर एक नगर, हर एक गांव में जो है हम अगर सामान इधर से उधर जाता था तो वहाँ पर कर वगैरह लगते थे, तो उसकी जो है उसको देशदान कहा जाता था और इसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। अगली जानकारी ये मिलती है कि उभयदंड, मतलब जो लूट की जाती थी। आपको पता है कि उस समय एक लूट हम कह सकते हैं एक धंधा वगैरह था। राजा भी अगर किसी शासक को हरा देते थे तो वहाँ से लूट कर आ जाते थे, और या फिर डाकू वगैरह, आपने जो जैसल धाड़वी ऐसे नाम भी बहुत सुने होंगे, तो ये सारे डाकू भी थे उस समय। तो ये जो लूट वगैरह करते थे तो जो लूट करने वाला व्यक्ति होता था उससे जो दंड वसूल किया जाता था उसे हम कहते हैं उभय दंड। मतलब लूट तो कर ली उस व्यक्ति ने, अब लूट में हमारा क्या हिस्सा होगा तो उसको हम कहते हैं उभय दंड। अगर इसके प्रशस्तिकार की बात करें तो हमें हमीर जी देखने को मिलते हैं, सूत्रधार, मतलब इसको जो है इसको खोदने वाले हम कह सकते हैं कि उस प्रशस्ति को उकेरा जिसने, हमीर जी। और इसकी प्रति तैयार करने वाले हमारे कौन थे? भवानी शंकर थे। और ये आपको याद रखना है तो रखिए, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें केवल ये याद रखना है कि बेड़वास गांव की प्रशस्ति क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इससे जो भागचंद और फतेहचंद के बारे में जानकारी मिलती है कि ये भागचंद जो महाराणा जगत सिंह के समय प्रधान रहा था और महाराणा राज सिंह के समय फतेहचंद उसका पुत्र रहा था, मतलब भागचंद का ही पुत्र था फतेहचंद, वो प्रधान रहा था। अगली बात करें नाथ प्रशस्ति के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 971 ईस्वी के समय की है
971 ईस्वी के समय। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 971 ईस्वी के समय मुझे बताया कि जो मेवाड़ है वहाँ पर शासक कौन थे, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली मैं बात करूं तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उदयपुर का एक आपको पता है कैलाशपुरी गांव। ये कैलाशपुरी गांव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 3 मंदिर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 मंदिर? एक तो हमारा है लवकुश मंदिर। ये जो प्रशस्ति है, नाथ प्रशस्ति, ये लवकुश मंदिर की जो दीवार है उसके सारे हमें प्राप्त हुई है। और दूसरा मंदिर हमारा क्या, जो एकलिंगनाथ मंदिर, जो हम कहते हैं कि राहुल बप्पा द्वारा जो निर्माण करवाया गया था और इसकी प्राचीर मुगल ने बनाई थी और उसके जो उसका पुनरुद्धार जो है रायमल ने किया था। तो एकलिंगनाथ मंदिर मिलता है हमें कैलाशपुरी गांव में। और अगली बात करें तो यहाँ पर हरिहर मंदिर, जिसको हम मीरा मंदिर भी कहते हैं, तो ये 3 मंदिर हमें कैलाशपुरी गांव में देखने को मिलते हैं। और जो नाथ प्रशस्ति है ये कैलाशपुरी गांव में जो हम कहते हैं लवकुश मंदिर है उसके सारे प्राप्त हुई है, ना कि एकलिंगनाथ मंदिर की के सारे। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि आप कैलाशपुरी गांव देखते हो तो आपको केवल एक ही मंदिर याद आता है, एकलिंगनाथ मंदिर नहीं। यहाँ पर 3 मंदिर है और 3 मंदिरों में जो लवकुश मंदिर है उसकी दीवार के सारे हमें नाथ प्रशस्ति प्राप्त होती है। अगली मैं बात करूं तो ये मेवाड़ के शासक नरवाहन के काल की प्रशस्ति। उस समय कौन थे? मेवाड़ के शासक नरवाहन थे और इनके काल की ये प्रशस्ति। आपको पता है कि इतिहास में इनका ज़्यादा रोल नहीं है, हम कहते हैं कि हम इनको ज़्यादा इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नाथ प्रशस्ति पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इनका नाम आता है। तो मेवाड़ के शासक नरवाहन के काल की ये प्रशस्ति है। इसमें देखो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें नहीं देखने को मिलती है और ये केवल हमें एक तरीके से मेवाड़ के गुइल वंश को राजनीतिक इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमें जो कालभोज यानी बप्पा रावल और जो नरवान है उनकी उपलब्धियां बताई गई हैं और साथ में जो उनकी राजधानी थी, आपको पता है कि गुइल ने जो राजधानी बनाई थी नागदा, तो उस नगर की प्रशंसा की गई है। तो इस प्रकार एक राजनीतिक दृष्टिकोण आ जाता है इस प्रशस्ति में, मतलब उसने केवल कालभोज और जो हम कहते हैं नरवान और नागदा नगर है इसकी प्रशंसा की गई है। तो एक तरीके से मेवाड़ के गुइल वंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक इसलिए हो गया थोड़ा, इसने जो है इसका वहाँ पर क्या परिवेश रहा था, क्या लोग भाषा बोलते थे, तो इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। कौन सी प्रशस्ति में? नाथ प्रशस्ति में। तो इस प्रकार ये हो जाता है कि यह मेवाड़ के गुइल वंश का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। अगली मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस है कि यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की विचारधारा के मध्य वाद विवाद का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो है इसी प्रशस्ति में हमें क्या मिलता है कि जैन मुनि और जो बौद्ध धर्म के थे उनके मध्य हम कह सकते हैं कि उनकी क्या विचारधारा रही जैनों की और बौद्धों की, तो उनके मध्य हमें वाद विवाद का वर्णन मिलता है। ऐसे बहुत ही कम प्रशस्ति हैं जहाँ पर ऐसे वाद विवाद का वर्णन मिलता है। तो इसके लिए इस दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन व बौद्ध धर्म की विचारधारा के मध्य वाद विवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो नाथ प्रशस्ति में ये मिलता है। इसकी भाषा की बात करें तो संस्कृत थी और इसकी लिपि की बात करें तो ऑटोमेटिक कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी हो जाएगी। संस्कृत की एक ही लिपि ब्राह्मी। और रचयिता के आपको याद रखना है, रचयिता आम्र कवि है। वैसे ये आम्री नहीं है, आम्री नीचे आएगा मैं के, तो ये वाला है आम्री कवि इनके रचयिता, इसको लिखने वाले आम्री कवि हैं। और यहाँ पर नागदा का हमें प्राचीन नाम आप जिस जानते हैं नागदरे, हमें ये इसी प्रशस्ति से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने नाथ प्रशस्ति और जो बेड़वास गांव की प्रशस्ति है उनको हमने देखा। अगली हमारी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है जो है कुंभलगढ़ का शिलालेख, जो 1460 ईस्वी की है। और आप जानते हैं कि उस समय हमारे महाराणा कुंभा जो है विराजमान थे गद्दी पर मेवाड़ की। और इसके बात करें तो लिखने वाले कौन थे? आप जानते हैं महाराणा कुंभा के समय एक ही प्रखंड विद्वान का नाम आता है, वो है कवि महेश। तो इनके समय जो है ये लिखी गई थी। इसमें बात करें तो गुहिल वंश का वर्णन और उनकी जो उपलब्धियां यहाँ पर बताई गई हैं। आप जानते हैं कि मेवाड़ से संबंधित है तो यहाँ पर अपने ही वंश की प्रशंसा करेंगे, अदर दूसरे वंश की क्यों प्रशंसा करेंगे? तो गुहिल वंश का वर्णन और उनकी उपलब्धियां बताई गई है। ये थोड़ा कुंभलगढ़ का शिलालेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से अलग है। आपको मैंने पहले उस समय बताया था कि कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है केवल कुंभा पर ही सेंट्रलाइज्ड है, उसमें सभी जानकारी जो है कुंभा की प्राप्त होती है। कुंभा के विजय अभियान, कुंभा के जितनी उपाधियाँ हैं, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, कुंभा के निर्माण कार्य हैं और बप्पा से लेकर कुंभा तक जितनी भी जानकारी देखने को मिलती है हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में देखने को मिलती है। लेकिन वही मैं बात करूं कुंभलगढ़ के शिलालेख की, तो ये उससे थोड़ा सा कंट्रेरी टू लॉजिक है, ऑब्जर्व है, थोड़ा अजीब है। ये अजीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसी जानकारी देखने को मिलती है जो अन्य स्रोतों में नहीं मिलती है। मतलब अन्य जितने भी हमें मेवाड़ के जो स्रोत हैं जैसे कि पुरातात्विक या फिर साहित्यिक, और उनमें जो हमें जानकारी मिलती है और उनके आधार पर जो इतिहास लिखा गया था, तो उस इतिहास को ये खंडन
वर्णन करता है कुंभलगढ़ का शिलालेख। मतलब ये अपना आप में ही है, ये जो है अपन जो गुहिल है, हम जानते हैं कि गुहिल ने इस वंश की प्रतिष्ठा रखी थी, आदि पुरुष माना जाता है गुहिल को। लेकिन यह प्रशस्ति कहते हैं कि नहीं, बप्पा रावल ने इस वंश की प्रतिष्ठा रखी, यानी आदि पुरुष बप्पा रावल को माना गया और इस गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया, जो हम जानते हैं कि यह गलत है, क्योंकि हमें जितने भी अन्य स्रोत प्राप्त होते हैं वहाँ पर हमें बप्पा रावल को तो वैसे हम ताकतवर शासक मानते हैं प्रथम, और जो हमारे गुहिल है उनको गुहा देती है, उनको हम मानते हैं क्या, हमारे इस वंश का आदि पुरुष मानते हैं। तो ये जो है उन सभी से अलग है। ये अलग इसलिए हो गया क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो है बप्पा रावल को जो है वंश परिवर्तक माना है और गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र माना है। और साथ में मैं बात करूं तो एक हमें गुहिल एक जो है अन्य पुत्र भी हमें देखने को मिलेंगे गुहिल के, जिनका नाम लाट विनोद आता है। और लाट विनोद आप जानते हैं कि इनका हमने कहीं अध्ययन नहीं किया। हमें गुहिल वंश में हमने नागादित्य को पढ़ा, हमने महेंद्र फर्स्ट को पढ़ा, महेंद्र सेकंड को पढ़ा, इनको हम पढ़ते हैं। लाट विनोद का कहीं नाम नहीं आता। तो ये लाट विनोद के बारे में भी थोड़ी जानकारी देता है। और यहाँ पर जो है गुहिल को विप्रवंशीय ब्राह्मण भी मानता है। एक विप्रवंशीय आप ब्राह्मण में जो गोत्र होती है तो वो भी मानता है कौन सा, हमारे कुंभलगढ़ शिलालेख। तो आइए हम इसकी जानकारी ले लेते हैं कंप्लीट। इसमें जो है गुहिल वंश का वर्णन और उनकी उपलब्धियां बताई गई हैं। और यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण था। जैसा कि मैंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में बताया कि 8 शिलाओं पर है, राज प्रशस्ति 25 शिलाओं पर है, और मोकरी जो है बड़वा स्तूप वो हमें 4 में मिलेगा, और लेकिन वर्तमान में वहाँ पर 3 ही है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि कौन कौन कितने शिलालेख है, वर्तमान में क्या कितने उपलब्ध है। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ के शिलालेख की बात करें तो हमें जो है 5 शिलाओं पर यहाँ पर उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। और लेकिन वर्तमान में बात करें तो पहली और तीसरी और चौथी भी यहाँ पर है, ठीक है। पहली, तीसरी और चौथी ये शिलाएं वर्तमान में उपलब्ध है। यहाँ पर दूसरी और 5वीं गायब है। तो आइए अध्ययन करते हैं आगे। इसकी भाषा की बात मैंने कर ली, ये संस्कृत में होगी भाषा। और लिपि यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पर लिपि नागरी लिपि है। हमने अभी देखा कौन सी जो नाथ प्रशस्ति थी वो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन ब्राह्मी लिपि थी। और वो हमने आगे अध्ययन किया था बेड़ावास गाँव की, तो वो मेवाड़ी, हम कहते हैं कि मेवाड़ी भाषा में लिखी गई थी और लिपि उसकी नागरी थी। यहाँ पर हमें लिपि नागरी मिलती है और भाषा संस्कृत है। आगे की बात करें तो यहाँ पर पहले शिला में कितने श्लोक देखने को मिलते हैं, 68 श्लोक जो है देखने को मिलते हैं। श्लोक भी आपको याद रखना है। और विशेषकर यहाँ पर ऐसी प्रशस्तियाँ याद, मतलब जो श्लोक हैं याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ याद रखने की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा, जैसे कि राज सिंह प्रशस्ति में कितने श्लोक हैं, वो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन टपक सकते हैं। यहाँ से कुछ इतना खास नहीं मिलता है। एकलिंग नाथ जी के जो मंदिर हैं वहाँ तथा कुटिला नदी के बारे में यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। आप पता है कैलाशपुरी गांव में ये स्थित है, तो इसकी वजह से कैलाशपुरी गांव में जो एक ही महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि एकलिंगनाथ मंदिर है, तो उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। और कुटिला नदी जो मेवाड़ में उस समय बहती थी। अगली बात करें दूसरी शिला में हमें चित्रांग ताल, जो चित्रांगद मौर्य जो बनाते हैं, तो चित्रांग ताल और चित्तौड़ दुर्ग, जो उस समय आप जानते हैं कि चित्तौड़ में मौर्यों का शासन था, तो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ स्वरूप होने का भी वर्णन मिलता है कि भाई एक चित्तौड़ जो है वैष्णव धर्मस्थल के रूप में जो है हम कह सकते हैं कि स्थित है। तो इस प्रकार दूसरी शिला में यह प्राप्त होता है। और पहली शिला में 68 श्लोक, और जो हमारे कैलाशपुरी गांव में जो एकलिंगनाथ जी मंदिर है और कुटिला जो नदी बहती है उसके बारे में वर्णन है। और दूसरी शिला में हमें चित्रांग ताल, चित्तौड़ दुर्ग तथा जो चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो देखिए दूसरी शिला में क्या बताया गया है कि बप्पा को वंश परिवर्तक माना है, मतलब इस वंश का आदि पुरुष माना है। और गुहिल को उसका पुत्र लिखा है जो कि ब्रह्मात्मक है, हम जानते हैं। इसमें जो है गुहा के पुत्र, मतलब गुहिल के जो पुत्र है, लाट विनोद का भी नाम दिया गया है, जो कहीं हमें इतिहास में अन्यतर देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये कुछ ऐसी अजीब जानकारी भी मिलती है। आगे बात करें तो यहाँ पर इस प्रशस्ति से उस समय के मेवाड़ के 4 भागों का पता चलता है। अब ये 4 भाग कौन कौन से थे आप इनसे जानते भी है, क्योंकि देखिए चित्तौड़ तो आप जानते हैं, चित्तौड़ मौर्य के समय तो पहले था, गुहिल वंश से होने से पहले भी यहाँ पर चित्तौड़ विद्यमान था। और रावल हमारे जेतर सिंह जो थे उन्होंने इस चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था सर्वप्रथम। और आगाट हम जानते हैं कि हमें जो आगाटपुर दुर्ग भी हम कहते हैं आठ संस्कृति को, तो ये आहड़ वाला जो क्षेत्र है उसको हम आगाट भी कहते हैं। और मेवाड़ हम जानते हैं वहाँ पर मेव जाति होने के कारण इसको मेवाड़ कहा गया, जो मेव से रक्षित प्रदेश, और मेदपाट भी हम कहते हैं उसको। और वागड़ जिसकी हम शुरुआत जो सामंत सिंह यहाँ पर वागड़ के गुहिल अपनी जो हम परंपरा शुरू करते हैं वंश परंपरा, तो ये 4 जो है भाग बताए गए हैं मेवाड़ के। वागड़ तो नीचे आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वागड़ आ जाएगा। चित्तौड़ यहाँ पर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो पूर्व साइड में है वहाँ पर चित्तौड़ आ जाएगा। और आगाट थोड़ा सा ऊपर, और उदयपुर हम जानते हैं कि जो उदयपुर यहाँ पर पाली के साइड में आ जाता है। तो ये क्षेत्र हो जाते हैं चित्तौड़, आगाट और मेवाड़ और वागड़। हमें मेवाड़ के 4 भागों के बारे में हमें जानकारी प्रदान
करती है। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। आगे बात करें तो इस प्रशस्ति में हमीर के वर्णन में यहाँ पर एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है विषम घाटी पंचानन, जो विषम प्रशस्तियों में एक शेर की तरह जो हम कहते हैं खड़े रहे, वो कौन? हमीर। आप जानते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक जिनको कहते हैं वो हमीर ही थे। 1326 में वापस अपने जो है राणा जोसा का उसकी स्थापना करते हैं, तो हमीर के बारे में भी वर्णन मिलता है। और एक चलावाट का जो युद्ध लड़ते हैं हमीर, उसके बारे में हमें वर्णन मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। अगली बात करें मोकल के वर्णन, मोकल के बारे में भी कुछ बताया गया है। सपाद लक्ष्य जीतता है मोकल, और फिरोज खान वाली अब लड़ाई मोकल में इतिहास में पढ़ती है मतलब विस्तार से, तो फिरोज खान को हराने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है मोकल द्वारा। अगली बात करें तो इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया। मैंने आपको पहले बता दिया कि बप्पा रावल को वहाँ पर विप्रवंशीय ब्राह्मण माना है। अब कोई कोई कहता है कि वल्लभी नगर के गुजरात शासक आए हैं, कोई मतलब आदिल से वंशज मानता है, तो अलग अलग मानता है। और दशरथ शर्मा कहता है कि नहीं ये ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण है। ये जानकारी जो है दशरथ शर्मा किसके आधार पर कहते हैं? ये इसी शिलालेख के आधार पर कहते हैं। यहाँ पर दूसरी बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख देखने को मिलता है उस समय की, और कुंभा की जो विजय हैं उनका भी हमें थोड़ा यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है, जैसा कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता था। वैसे आपको अगर पूछे कि कुंभा की विजय का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो कीर्ति स्तंभ भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, लेकिन अगर वहाँ पर ऑप्शन नहीं हो तो कुंभलगढ़ का शिलालेख भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।